हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि असेसिंग ऑफिसर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास करता है और असेसी के पास ये अधिकार है कि असेसी सेक्शन 144C के अंदर 30 दिन के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकता है और असेसिंग ऑफिसर को इन ऑब्जेक्शंस को फाइल करने की अपनी मंशा को भी इन्फॉर्म कर देता है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर बिना उस 30 दिन का वेट किए बिना यदि असेसमेंट ऑर्डर पास कर देता है तो ऐसे केस में उस असेसमेंट ऑर्डर का क्या फेट होगा और क्या असेसी के डीआरपी डायरेक्शंस उस ऑर्डर के बाद फाइल करने के बाद यदि असेसिंग ऑफिसर कोई दूसरा असेसमेंट ऑर्डर पास करता है तो उस असेसमेंट ऑर्डर का क्या फेट होगा। यही इशू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स वर्सेस अंडर कैरियज एंड ट्रैक्टर पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में सामने आया और यह केस 476 ITR पेज नंबर 3 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 2 मई 2025 को आया। प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास किया। असेसी के पास ये अधिकार था प्रेजेंट केस में कि असेसी इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में ऑब्जेक्शंस रेज कर सकता था 30 दिनों के अंदर और असेसी ने इन ऑब्जेक्शंस को फाइल करने के लिए असेसिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म भी किया कि असेसी इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस फाइल करेगा। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने उस 30 दिन का पीरियड पूरा होने से पहले ही अपना फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। असेसी को इस फाइनल असेसमेंट ऑर्डर की जानकारी नहीं थी और असेसी ने डीआरपी के पास इस असेसमेंट ऑर्डर के पास होने के बाद अपने ऑब्जेक्शंस फाइल किए। जब असेसी को यह पता चला कि ऑलरेडी असेसमेंट ऑर्डर पास हो चुका है तो असेसी ने ड्राफ्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को यह लेटर लिखा कि ऑलरेडी असेसमेंट ऑर्डर पास हो चुका है। हालांकि वो असेसमेंट ऑर्डर लीगल नहीं है, एज पर लॉ नहीं है और ये कहा कि क्योंकि असेसमेंट ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका है तो अब डीआरपी जो है वो डायरेक्शंस नहीं दे सकता। लेकिन असेसी के ये इन्फॉर्म करने के बाद भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने अपना डायरेक्शंस को इशू किया और उस डायरेक्शंस के आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने एक सेकंड असेसमेंट ऑर्डर पास किया। प्रेजेंट केस में असेसी ने डीआरपी को यहां तक इन्फॉर्म किया था कि ऑलरेडी असेसमेंट ऑर्डर पास किया जा चुका है और असेसी ने पहले असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील में अपील भी फाइल कर दी है। लेकिन उसके बावजूद भी डीआरपी ने अपनी डायरेक्शंस इशू की और उस डायरेक्शंस के आधार पर एओ ने भी दोबारा असेसमेंट ऑर्डर पास किया। असेसी ने इस सेकंड असेसमेंट ऑर्डर और डीआरपी की डायरेक्शन के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी और जिस रिट पिटीशन के अंदर हाई कोर्ट ने उस डीआरपी की डायरेक्शंस को और सेकंड असेसमेंट ऑर्डर को क्वेश किया। रेवेन्यू ने इस ऑर्डर के जो क्वेश किया था हाई कोर्ट ने उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करी और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि प्रेजेंट केस में क्योंकि असेसमेंट ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका है तो उसके बाद यदि डीआरपी अपनी डायरेक्शंस इशू करता है और उस डायरेक्शंस के आधार पर असेसिंग ऑफिसर एक और असेसमेंट ऑर्डर पास करता है तो वो सेकंड असेसमेंट ऑर्डर और वो डीआरपी की डायरेक्शंस एज पर लॉ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सेकंड असेसमेंट ऑर्डर था और जो डीआरपी की डायरेक्शंस थी उसको क्वेश किया। फ्रेंड्स, अब इस केस में क्योंकि असेसी ऑलरेडी पहले असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर चुका था तो उसके बाद यदि एओ सेकंड असेसमेंट ऑर्डर पास करता है पहले असेसमेंट ऑर्डर के पास होने के बाद तो वो एज पर लॉ नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स वर्सेस अंडर कैरियज एंड ट्रैक्टर पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और ये केस
476 ITR पेज नंबर 3 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई 2025 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।